पाकिस्तानी सरकार ने अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक की है। सोराब इलाके में F-16 फाइटर जेट से की गई है बमबारी। हमले में करीब 30 लोगों की मौत हो गई है। और वहीं सोराब हमले से पहले रेकी भी की गई थी। खबर यह कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। रेकी के लिए ड्रोन से इलाके की मॉनिटरिंग की गई, इलाके को मॉनिटर किया। हरी झंडी मिलने के बाद F-16 जेट से बरसाए गए हैं गोले। हमले में मासूम बच्चे भी हताहत हुए हैं। F-16 से गोले बरसाए गए, अपने ही लोगों पर इस तरीके से बमबारी। और पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी किया है। F-16 से हमले की बात से इनकार किया है। बलूच आतंकियों के मारे जाने का दावा किया है। कहा विस्फोटक में धमाके से हुई आतंकियों की मौत। तो एक तरफ हमला और दूसरी तरफ इस जुल्म से इनकार भी पाकिस्तानी फौज करती हुई दिखाई दे रही है। F-16 से जो अटैक किए गए उससे इनकार पाकिस्तान की सेना कर रही है। तो मुनीर सेना ने किया अपनों का नरसंहार। हमला कहां हुआ यह भी देखिए। हमला हुआ है सोराब बलूचिस्तान में। और कैसे यह हमला किया गया, तो जो जानकारी सामने आ रही है, दावा सामने आ रहा है, पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट से यह हमले हुए हैं। कब हमला किया गया? 12 अगस्त की शाम को हमला किया गया। और कितनी मौतें हुई हैं? 30 से ज्यादा बलूच नागरिक मारे गए हैं। यह हमला कैसे किया गया? हमले से पहले इलाके की रेकी की गई। चीन तुर्की के ड्रोन से रेकी की गई। सोराब इलाके में भीड़ मौजूद थी। भीड़ सुनिश्चित होने के बाद यह अटैक किया गया। F-16 से ताबड़तोड़ गोले दागे गए। और देखिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनके पास जाए उससे पहले अपने सहयोगी मनीष के पास चलते हैं। मनीष, पाकिस्तान कह रहा है कि ये लोग आतंकी हैं जिन पर हमले किए। तस्वीरें दिख रही हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं। क्या अपने मुल्क के बच्चों को भी पाकिस्तान के हुक्मरान आतंकी कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कौन सा मुल्क अपने नागरिकों पर बमबारी करता है। लेकिन अगर आप इतिहास में देखें तो जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर हमले हुए तो बदले में बांग्लादेश बना। उसी तरह से अगर आप थोड़ा दूर जाएं तो जब यूक्रेन की सरकार ने डोनेट्स्क में 2014 में अपने लोगों पर बमबारी की तो उसका परिणाम देखिए कि डोनेट्स्क जो है एक रूस का हिस्सा बन गया, यूक्रेन से अलग हो गया। अब आइए, बलूचिस्तान में अगर पाकिस्तान की सेना अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक करती है तो फिर इसका परिणाम क्या होगा? तो इतिहास में अलग अलग जगह पर जो हुआ है वही यहाँ पर भी होगा। वो इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए किसी सरकार को लगता है कि यहाँ कानून व्यवस्था का मसला है तो उसको आप उस तरह से डील करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तानी सेना के जीन में है कि जब भी उसको विरोध प्रदर्शन को कुचलना हो तो वो उसी तरह के नरसंहार करते हैं जैसे उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में 1971 में किया था, जब 30 लाख लोगों को मारा था उन्होंने। और ठीक उसी तरह से यहां पर भी आप देखिए तो बलूचिस्तान में भी हजारों की संख्या में जो है सो लोगों को मारा गया। हजारों की संख्या में पाकिस्तानी जेल में युवा रहे, बलूच युवा रहे, डिसअपियर हो गए। और अब वो सब कम नहीं हुआ तो कभी ड्रोन से तो कभी फाइटर जेट से लगातार बॉम्बिंग हो रही है। तो इसका परिणाम क्या होगा ये मुझे लगता है कि पाकिस्तानी हुक्मरान को और हमारे मेहमान इरशाद साहब को बखूबी पता है। बिल्कुल। और हमारे साथ इरशाद अहमद खान बने हुए हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। खान साहब, कल आप स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैं पहले ही आपको मुबारकबाद दे देती हूं। लेकिन आप एक तरफ जश्न मनाने वाले हैं और दूसरी तरफ बलोच इसे ब्लैक डे मनाने के रूप में देख रहे हैं। तो आप आज़ादी क्यों नहीं दे देते हैं? कुछ दिन पहले गोलीबारी और अब बमबारी। बहुत शुक्रिया जी, आपको भी 15 अगस्त को मुबारक हो। देखें, हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं और बहुत जोशो खरोश से मनाई जा रही है क्योंकि बहुत सारे ममालिक के सरबराहान आने की उम्मीद है हमें यहाँ पाकिस्तान में, क्योंकि एक बहुत बड़े बड़े MOU भी साइन हो रहे हैं और मुआहदे भी हो रहे हैं और पूरी दुनिया हमारी तरफ मुतवज्जो है। आपको भी मुबारक हो, 15 अगस्त को आप भी जश्न आज़ादी मनाएंगे अपने। हालांकि आप तो मुल्क वहीं मौजूद था, आपने आज़ादी तो नहीं, आपसे तो हम अलहदा हुए थे। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि 14 अगस्त आ रही है और हम अपने लोगों को मारें। देखें, अगर दहशतगर्दी को ख़त्म करना, दहशतगर्दों को ख़त्म करना
आज़ादी के मसाइल खड़े करता है, तो मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी को खत्म करना, जड़ से उखाड़ना खान साहब, लाजिम है। जो आपके सामने जितना लाजिम प्रदर्शन जिसमें करता है, आज़ादी बनाना विरोध हो, करता है, उसको उसे आप दहशतगर्द कह देते हैं। जो देखिए, अपनी बेसिक मांगों के लिए आवाज उठाता है, आप उसे दहशतगर्द कह देते हैं। देखें, एक मांग करना होता है, एक अपनी बात को पहुंचाना होता है। एक तरीका ये होता है कि आप आएं और हुकूमत वक्त से बात करें। एक तरीका ये कौन सा तरीका है कि आप ट्रेन में बम ब्लास्ट कर दें, आप निहत्थे लोगों को मारना शुरू कर दें, आप एजेंसीज के लोगों को अगवा करके जंगलों में ले जाएं और वहां उनकी गर्दनें काटें। ये कौन करता है? ये एक दहशतगर्द कर सकता है, एक आम इंसान नहीं कर सकता। देखिए, आप बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन बातें अगर सही करें, अच्छी करें, तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो आपको मैं तो फिर कहूंगा, आपको जश्न इरशाद साहब, सच आपको अच्छा नहीं लगेगा इसलिए नहीं करते। आप भी तौबा कर लें। इरशाद साहब, सच बोल देंगे तो आपको पसंद नहीं आएगा। बात को घुमाइए मत। बलोच लोगों को या मुझे नहीं समझा, या मैं आपको नहीं समझा। आप बोले हैं दरमियान में, मुझे नहीं पता आपने क्या सवाल किया। आप मुझसे सवाल कीजिए, मैं आपसे सवाल ये हुआ है, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं ना, इधर उधर घूम रहे हैं। सवाल ये था, सीधी सी बात थी कि अपने लोगों को दहशतगर्द बोल के उस पर एयरफोर्स के F-16 से कौन हमला करता है? देखिए, ये हमने किस मुल्क में देखा है? जो अपने लोग होते हैं अपनों को नहीं मारते। क्यों पीओके के लोगों को तो आप अपना कहते हैं, आप बलूचों को अपना अपना कहते रहते हैं, और आप छोटे छोटे बच्चे, हम अभी तस्वीर देख रहे थे, छोटा बच्चा जो कि आपकी बॉम्बिंग में घायल हुआ है, वो क्या आपको टेररिस्ट दिखाई देता है? देखिए, वो मासूम बच्चों को ढाल बनाया जाता है। आप ऐसी बात क्यों करते हैं? क्यों ऐसा पैनिक फैलाने की, क्यों हमें नहीं, जो दिख रहा है वो कह रहे हैं ना, जो दिख रहा है वो कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ढाल बनाया जाता है खवातीन को, बच्चों को। ये लोग उठा करके ले जाते हैं, लोगों के बच्चों को, खवातीन को अगवा करके ले जाते हैं और फिर उनको ढाल बनाने की कोशिश करते हैं। हम जब भी एक प्लान के तहत जो भी करते हैं, जब और आपके पास F-16 उसका समाधान है, प्लान के तहत, और आपके पास F-16 उसका समाधान है। दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट्स आपके पास समाधान है ना? देखिए, हमारे पास वो हथियार हैं कि आपकी सोच होगी, आपके पास वो सोच। अरे हमको क्या सोचना है? आपकी आवाम पे आप बम बरसा रहे हैं, वो सोचेंगे ना। देखें, हम बम अपने लोगों पर नहीं बरसाते कभी भी। हम अपने लोगों से, अपने पड़ोसियों से, पूरी दुनिया से, इंसानियत से। ये बात तो आप मानेंगे कि बमबारी की गई है, F-16 से बमबारी की गई है, ये बात तो आप मानेंगे? देखें, जो अगर मेरी हुकूमत कहेगी नहीं तो नहीं। अगर इदारों ने किया होगा तो मेरे इदारे कभी भी नहीं कहेंगे कि हमने नहीं किया। जो करते हैं तो बरवला करते हैं और बता के करते हैं। इरशाद जी, आप पटरी से उतर जाते हैं, आपसे सवाल क्या किया जाता है, आप जवाब क्या देते हैं? देखिए, मैं जवाब वो देता हूं जो हकीकत होती है। आप सवाल वो पूछते हैं जिसका कुछ सर पैर नहीं होता। ठीक है सिवाज सर, अब बात यहां पर कुल मिलाकर ये है कि देखिए, पाकिस्तान इज सराउंडेड विथ फायर। अभी जो उसके अपने इलाके हैं, वो पीओके की बात हम कर रहे हैं, हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, वहां पर आग लगी हुई है। और इस आग को बुझाने की जगह मुनीर की आर्मी उसमें और फ्यूलिंग कर रही है। मतलब ऐसी ताकत का इस्तेमाल इसको कुचलने के लिए किया जा रहा है जो बिरले ही हम देखते हैं। सिवाज सर। हाँ बिल्कुल, देखो रवि, आपने बहुत अच्छा बोला, और पाकिस्तान में वाकई सिचुएशन बहुत ख़राब है। एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ रहा है, और कहीं फ्रीडम स्ट्रगल चली हुई है। आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें, टीटीपी बहुत सक्रिय हो रखा है, और हरदम ऐसा लगता है हर दूसरे दिन काफ़ी कैजुअल्टी होती पाकिस्तान आर्मी की। इसके साथ साथ डूरन लाइन में देखें, अफगानिस्तान के साथ इनकी हालात ख़राब हैं। कम से कम 10 से 12 पोस्टें उन्होंने जीत ली हैं तालिबान ने। आप देखें पीओजे में ऐसा लगता है पीओजे इनके हाथ से गया। जिस प्रकार से लोग सड़कों पर खड़े, चक्का जाम, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगर, ददियाल, बाग और पाकिस्तान वाला पुंछ और आंवलाकोट, और ये जो इलेक्शन हुए बिल्कुल फ्रॉड थे और इसको कोई मान्यता नहीं दे रहा। अगर आप बात करें बलूचिस्तान की, सच्चाई है कि जो निशाद साहब बोल रहे हैं कि भाई हम तो अपने लोगों पे इस्तेमाल नहीं करते हैं F-16, क्योंकि अपने लोग हैं ही नहीं। वो बलूचिस्तान तो आज़ाद हो गया 11 अगस्त को, उन्होंने तो आज़ादी मांग ली है। और ये अगर आप हिस्ट्री में जाएं पीछे, तो डॉक्टर इरशाद को बताऊंगा मैं कि कभी भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। 1948 में ज़बरदस्ती उसको एक प्रकार से एनेक्स किया गया था। अगर आप देखें कि बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है, रिच है कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, गैस और गोल्ड में, पर सबसे पूरस्ट है क्योंकि इसके रिसोर्सेज पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो उन्होंने बनाया है, वो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना। गवादार जो पोर्ट है, वहाँ से अपना
भेजना, जो सामान भेजना, और ये लोग जो मछुआरे जो जाते थे ग्वादार में वो भी नहीं जाते। ये भी मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, ग्वादार जो था पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। 1958 में ओमान से $3 मिलियन पे इन्होंने खरीदा था। सच्चाई यह है आज की तारीख में पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। ये वाकई सच्चाई है कि जिस प्रकार से इन्होंने जेनोसाइड किया था 1971 में और ईस्ट पाकिस्तान में, और 30 लाख के करीब लोग मारे गए थे, 1 करोड़ ने प्लान कर दिया था, 10 से 15 लोगों का रेप हुआ था। ऐसा ही कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में। जिस प्रकार निहत्थे बच्चों को भी मारा जा रहा है, 30 से 40 बच्चे और औरतें और काफी जो लड़ाकू थे, और ये सच्चाई है वहां पर। बिल्कुल सर, वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ठीक आपने कहा, विस्तार से आपने बताया इतिहास के बारे में भी, लेकिन शायद ये सच्चाई दिखती नहीं है इरशाद जी को भी, जो जवाब देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद बलूचिस्तान में गुस्सा है। बीएलए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का रुख करेगा। नरसंहार पर डोजियर जमा करेगा बीएलए। युद्ध अपराधों के लिए पाकिस्तान को माफी मांगनी पड़ेगी, ये भी कहा जा रहा है। तो पहले भी नाराजगी देखने को मिल रही थी और अब इस एयर स्ट्राइक के बाद और नाराजगी बढ़ गई है। और देखिए बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक, इसकी वजह क्या रही है? तो 11 अगस्त को बलूचिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पाकिस्तान 14 को मनाएगा, लेकिन बलूचिस्तान में 11 अगस्त को ही इसे सेलिब्रेट किया गया। स्वतंत्रता दिवस मनाने से मुनीर चिढ़ चुके और बदला लेने के लिए F-16 से हमला किया गया और खुफिया सूचना के आधार पर हमला किया गया। बलूच विद्रोह को कुचलने की रणनीति तक तैयार की गई, तो बीएलए के ठिकानों को नष्ट किया गया। खबर ये भी, बलूचिस्तान पर सैन्य नियंत्रण की कोशिश, शहबाज मुनीर पर आंतरिक दबाव भी है। तो ये एक बड़ी वजह दिखाई दे रही है। ये जो सेलिब्रेशन हो गया 14 की जगह 11 को हुई, ये अपने आप में काफी चिढ़ाने वाली बात है। अनुराग सर, एक चीज तो बहुत साफ दिखाई दे रही है, ये बलूचिस्तान वाला मामला जो है, पाकिस्तान आज से नहीं दशकों से डील नहीं कर पा रहा है। मतलब कत्लेआम करके, इस तरह के हमले करके, इस तरह के टॉर्चर करके, ये सब कुछ करके पहले भी ये लोग देख चुके हैं, कुछ नहीं बदला। आज भी बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक के लिए। ये अगर हिस्ट्री की किताबें पढ़ते जाएं तो बहुत सारी परतें खुलेंगी और ये सारी की सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। जैसा कि बताया गया, बलूचिस्तान के लोग किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मजबूरियां ऐसी हुई कि उनको उनके साथ जाना पड़ा। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें, अगर हम आर्मी की बात करें, पाकिस्तान आर्मी की, तो पाकिस्तान आर्मी ने जो माइंडसेट है वो पूरा का पूरा ब्रिटिश माइंडसेट इनहेरिट किया था। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी तरह से वो अपने लोगों को अपना लोग नहीं देखते, वो अपने लोगों को एक तरह से शासन करना चाहते हैं, उनके ऊपर दबदबा बनाना चाहते हैं, चाहे डंडे की जोर पे हो चाहे गोली की जोर पे हो। तो अगर आप जनरल डायर की तुलना मुनीर जी से करें तो कोई मुनासिब है कि बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि आप देखो कोई भी इस्तेमाल करने वाले हथियार कितने बड़े आप अपने लोगों पे इस्तेमाल करेंगे, ये मायने रखता है। क्या आप स्मॉल आर्म्स यूज़ कर रहे हैं, क्या आप बिग बॉल, यहाँ तो ये बड़ा बड़ा पूरा F-16 यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये पूरी तानाशाही है, अगर मेरे खिलाफ कुछ बोला जाएगा तो हम इसको पूरी तरह रौंद देंगे। बताओ, कोई देश अपने ही नागरिकों के खिलाफ क्या F-16 जैसे बड़े हथियार यूज करेगा? नहीं, लेकिन सर हैरानी क्यों होती है, पाकिस्तान ऐसा तो करता ही रहता है। बांग्लादेश में क्या नहीं किया गया जब बांग्लादेश के लोगों ने कहा कि हमें आजाद होना? कितना जुल्म किया है पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश के लोगों पर। इरशाद साहब इससे इनकार कैसे करेंगे? इतिहास, माजी ये कहता है कि पाकिस्तान की फौज ने अपने लोगों को कुचला है, अपनी बूट के तले उनको रौंदा है, बच्चों को, औरतों को नहीं बख्शा है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, कैसे बना हम जानते हैं। यही हाल बलूचिस्तान में है। पीओके में तो आप जान ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। इतने दिन हो गए पीओके का मैटर हैंडल नहीं हो रहा आप लोगों से। देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं, जब बांग्लादेश के साथ मक्कारी की, एक मुल्क है मेरा पड़ोसी, में नाम नहीं लूंगा, उनके साथ मैं शो में बैठा हूं, जब मक्कारी की तो उनको मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है और वो हमसे अलहदा हुए। लेकिन जब उनको अकल, शऊर और जब उनको समझ आई कि इनके पीछे कौन था, इस जुल्म के पीछे, पाकिस्तान से लड़वाने के पीछे, लोगों को मरवाने के पीछे, और इसलिए बांग्लादेश के लोगों को कत्ल करना शुरू किया आपकी फौज ने। बैठी है। अरे सर, क्या झूठ बोल रहे हैं आप टीवी पे बैठकर। कितने बड़े कंसंट्रेशन कैंप बनाई थी वहां की आर्मी ने, वहां के औरतों और बच्चों पर जुल्म ढाने के लिए। क्या ये सब झूठ है? ये तो वीडियो फुटेज, तस्वीरों में। क्या बोल रहे हैं आप ऐसा लग रहा है कुछ और ही पढ़ के आते हैं आप। क्या नहीं किया था फौज ने, पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेशियों पर जुल्म? क्या पीओके में इस वक्त नहीं चल रहा है दमन, इस वक्त सपरेशन नहीं चल रहा है? बीएलओ में क्या आप, बीएलओ से, बलूचिस्तान से क्या आप नहीं लड़ रहे हैं?
क्या बोल रहे हैं आप लड़ रहे हैं भाई, रोज बॉम्बिंग हो रही है। मैं वो बोल रहा हूँ जो आप सुनना नहीं चाहते। देखिए आज बांग्लादेश, आपने बांग्लादेश की बात की कि वो हमसे अलग हुए, वो वापस क्यों आए? मैं बात कर रहा था लेकिन आपने करने नहीं दी क्योंकि आपने सुनना नहीं है। अरे भाई तो आप कुछ और बात करेंगे, हम फैक्चुअल रहेंगे ना। आजाद होना चाहते हैं हमसे, जो एविडेंट है, जो सबूत है, जो प्रमाण है, जो एविडेंस है, उस पर बात करेंगे ना। हम आपकी कहानियां सुनने के लिए बैठे नहीं है। आप वो बताइए जो फैक्ट है। मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ कि उनकी वो जो भाग के आपके मुल्क में गई है, जो वजीर आजम रही पिछले 20 साल, और आपकी जो फौज भाग के गई थी बांग्लादेश से, वो लोग क्या थे? वो कौन लोग थे? वो कौन लोग? कपड़े उतार के जो भागी थी 1 लाख फौज, वो क्या थी फिर? वो कौन लोग थे? आपके मुल्क से उसको ताकत दी जाती थी, आपके मुल्क में उसको पनाह दी गई। दूसरी बात आप कर रहे हैं मेरे आजाद कश्मीर की, कश्मीरियों के कश्मीर की। कश्मीर में बेहतरीन तरीके से इलेक्शन हुआ। जो लोग वहाँ दंगा फसाद करना चाहते थे उन्होंने माफी मांगी आकर के हुकूमत में बैठ के, और उन्होंने तस्फिया किया। अब इस वक्त आप न जाने कौन सी तस्वीरें देखते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां प्रदर्शन साफ तौर पर देखा जा सकता है। और कुछ दिन पहले आप हमारे साथ जुड़े थे, आप ही कह रहे थे, आपने वहां के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी दहशतगर्द बताया था। साफ बात यह है इरशाद जी, जो आपके खिलाफ विरोध करता है आप उसे दहशतगर्द बता देते हैं, जबकि आतंकी फैक्ट्री कहाँ है ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जैक का आंदोलन तेज हो गया है। आज मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में बड़े प्रदर्शन की घोषणा की गई है। पहले भी यहां से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और किस तरीके से बर्बरता प्रदर्शनकारियों पर बरती गई वो तस्वीरें भी हमने देखी। प्रदर्शन की वजह से हिंसा की आशंका और बढ़ गई है। आज से नए चरण में प्रवेश करेगा आंदोलन। पिछले 2 महीने से यहां पर आंदोलन जारी है। इसके जंगलात, इसके पानी, इसके मादनियात, तो देखिए पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार लेकर रहेंगे पीओके, ये आवाजें उठ रही हैं। खबर क्या है ये देख लीजिए। पीओके में आज का दिन निर्णायक है, डिसाइसिव है, और जैक का आज प्रदर्शन का ऐलान है। मुजफ्फराबाद, रावलकोट में प्रदर्शन देर रात से जुटने लगे हैं लोग। पाकिस्तान ने सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त सैन्य टुकड़ी पीओके में भेजी गई है। पीओके में इस वक्त गदर का माहौल है। जून से चल रहा आंदोलन, करीब 90 लोग मारे जा चुके हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक बदहाली का मुद्दा उठाया जा रहा है। 27 जुलाई को विधानसभा चुनाव से पहले चरण में हिंसा हुई। 10 अगस्त को 7 विधानसभा सीट पर चुनाव टालना पड़ा और 14 अगस्त का इंतजार किया जा रहा है। पीओके में काला दिवस मनाया जाएगा। सड़कों पर उतरेगी पीओके की जनता। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। तब बलूच की बात करें तो बलूचिस्तान में बलूचों की तरफ से लगातार आजादी की मांग तेज हो गई है। मनीष, जिस तरीके से बमबारी की गई, इससे पहले गोलीबारी की तस्वीरें सामने आई थी, क्या आसिम मुनीर घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं? बौखलाहट है ये, जब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फिर इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। चाहे अफगानिस्तान की बात हो, चाहे बलूचिस्तान की बात हो या पीओके की बात हो, इसी तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और हर मोर्चे पर घिरते हुए दिख रहे हैं आसिम मुनीर, उनकी आर्मी और एयरफोर्स। देखिए, चूंकि पाकिस्तान का कल स्वतंत्रता दिवस है तो मैं इरशाद भाई को कहूंगा कि आपको बधाई। और मुझे पाकिस्तान की एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि उनके यहाँ लीडरशिप के खिलाफ तुरंत न्याय होता है। आप याद करिए, शहबाज शरीफ साहब अभी इमरान खान को कहाँ रखे हुए हैं? इमरान खान अभी जेल में है। इमरान खान ने क्या किया था? शहबाज शरीफ साहब को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा था। तो उससे पहले याद करिए जनरल मुशर्रफ के साथ क्या हुआ था, या फिर बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ था, जनरल जियाउल हक के साथ क्या हुआ था, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ था। और छोड़िए, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से लेकर अब तक, या तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री जेल भेज दिए जाते हैं, या उनको मुल्क छोड़ना पड़ता है, या उन्हें मार दी जाती है, फांसी पे लटका दिए जाते हैं। ऐसे में अगर इरशाद भाई ये कहते हैं कि शेख हसीना क्यों बांग्लादेश से भागी थी, तो इरशाद भाई शेख हसीना की तो छोड़िए, पाकिस्तान में तो ये इतिहास ही रहा है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ क्या होता है। तो मुनीर साहब के साथ भी उस पाकिस्तान में तुरंत इंस्टेंट जस्टिस होगा। अगले कुछ महीनों में देखेंगे, कुछ सालों में देखेंगे, इनका भी वही हासिल होगा जो इमरान खान का हुआ, जो शहबाज शरीफ का हुआ, या फिर नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ भी तो भाग गए थे, या परवेज मुशर्रफ का हुआ, क्योंकि ये आपका इतिहास है। और यही मुझे सबसे अच्छी बात लगती है पाकिस्तान की, कि वो अपने उन हुक्मरानों को जिन्हें लगता है कि पावर उनके पास है और वो अपने लोगों को कुचलेंगे। देखिए, आखिर आप इतने बलूच मासूम निहत्थे लोगों को मारेंगे तो उनकी बद्दुआएं तो लेंगे ना, ऊपर वाला भी तो देख रहा है ना। तो जनरल मुनीर के साथ भी यही होगा, जो कि
परवेज मुशर्रफ के साथ या जनरल जिया के साथ या जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ था। इरशाद साहब, एक बात तो आप भी मानेंगे कि पाकिस्तान की आर्मी वहां की सिविल इश्यूज पे, पॉलिटिकल इशू पे बहुत ज्यादा दखल देती है। मुनीर भी लगभग वही करते दिखाई दे रहे हैं। ये तो पूरा माजी आपका बता रहा है कि जो जनरल बैठते हैं वो क्या करते हैं। आपकी पार्टी तो खुद उसका एक्सपीरियंस कर चुकी है। जब मुशर्रफ आए थे तो उन्होंने क्या किया था पॉलिटिकल क्लास के साथ। ये ट्रेंड तो है ना पाकिस्तान में। क्या मुनीर इतने ताकतवर नहीं हो जाएंगे कल को कि भाई आप लोग को टाटा बाय बाय कर दें? देखिए, आप मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर के बारे में गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो अपनी आवाम के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए कोशिश है। इस वक्त पूरी दुनिया में फिर रहे हैं वो अमन शांति के लिए और बेहतरीन जिंदगी के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे में। बार बार एक ही लफ्ज कहता हूँ, आप कहेंगे शायद मुझे लफ्ज ही एक आता है, दहशतगर्दी का खात्मा। हकीकत में वो तो आपका बिजनेस है, हम क्या करें, वो आपको ही आता है। दहशतगर्दी शब्द आपके अंदर है, वर्ड इतना घुसा हुआ है। आप ट्रेनर हैं, एक्सपोर्टर हैं, आप इंटरनेशनली रिनाउंड है। मतलब आपको अगर अवार्ड दिया जाए तो यू विल बी द बेस्ट ट्रेनर ऑफ दहशतगर्दी। अगर हमें ऑफर दिया जाए तो दहशतगर्दी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, खुदा की कसम। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए, पाकिस्तान की आर्मी इतनी मुझे मेरे सवाल का जवाब दिए, पाकिस्तान की फौज इतनी अनप्रोफेशनल क्यों है कि उसको हर बार पॉलिटिकल सिस्टम में घुसना होता है? मतलब इतिहास, हिस्ट्री आप जानते हैं, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा है कि आर्मी को ही हर पॉलिटिकल मसला सॉल्व करना है? पीओके, बलूचिस्तान, ये सब पॉलिटिकल इश्यूज हैं। आर्मी क्यों इसमें घुसती है हर बार? वो अपने तरीके क्यों अपनाती है? पीछे भी हमने देखा, ये हम नहीं कहना चाहते कि भाई आपके सीनियर शरीफ और जूनियर शरीफ के साथ उन्होंने क्या किया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप बात कर रहे हैं मेरे आजाद कश्मीर की, कश्मीरियों के कश्मीर की, कि वहां फौज क्यों अमल दखल करती है? आपने मकबूजा कश्मीर में लाखों फौजी गनों के साथ उनके सरों पे क्यों खड़े किए? मैं सवाल का जवाब दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है। देखिए, इसका हम किसी और दिन इस पे कर लेंगे बात। अभी ये बताइए कि पाकिस्तान की फौज को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या इंटरेस्ट है? आप ये बताइए ना, पॉलिटिकल मसले फौज कैसे सुलझा लेती है या उलझा लेती है? इतनी आजादी क्यों है फौज को पाकिस्तान में? मुनीर को इतनी ताकत क्यों है? मुशर्रफ को इतनी ताकत क्यों थी? इसके पहले जियाउल हक को इतनी ताकत क्यों थी? मतलब लिस्ट है पूरी। क्यों इतनी ताकत आप लोग देते हैं सेना वर्दी वालों को कि वो आम लोगों को कुचलने लगे, टैंकों का इस्तेमाल करने लगे, F-16 का इस्तेमाल करने लगे? आप पॉलिटिकल हैसियत है कि नहीं आप लोगों की कुछ? देखें, मेरे इदारों को, मेरी फौज को, मेरे इदारों को ताकत होगी तो वो दुश्मन का मुकाबला करें। अरे आप ही का मुकाबला कर रहे हैं वो। इरशाद जी, सच बताइएगा, ये जो बर्बरता बढ़ती जाती है लगातार, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये आपको नहीं दिखाई देता है? सच बताइएगा। मुझे समझ नहीं आ रही, आप मुझे बोलने नहीं देते हैं दरमियान में। आप बोलते हैं, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। तो आप सवाल का जवाब तो दीजिए। आपसे कुछ पूछा जाता है, कुछ और जवाब देते हैं, इसका मतलब आपके पास आंसर नहीं है। आपने कहा कि ताकतवर फौज क्यों है, मैंने कहा होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया को सबक सिखाना है, जो भी दुश्मन है, जो भी इंसानियत की ये, क्योंकि हमें मालूम है कि जड़ें दहशतगर्दी की कहां से निकलती हैं, दहशतगर्दी करवाता कौन है, सोच किसकी है। मेरा ये इसके लिए अपने इदारों साहब, मेरा सवाल ये नहीं था। और पाकिस्तानी सैन्य बजट पर अमेरिका ने भी सवाल उठाए। इस बीच खबर ये है कि बजट की पारदर्शिता और निगरानी पर सवाल उठाए। पाकिस्तानी सेना को जवाबदेही तय करनी होगी, यूएस की तरफ से कहा गया। करीब 17% बढ़ा पाकिस्तानी रक्षा बजट। तो पाकिस्तानी रक्षा बजट पर अमेरिका की नजर है। खबर क्या है, एक एक कर ये भी समझ लेते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की चिंता। दरअसल पाकिस्तान में सैन्य खर्च पर पर्याप्त संसदीय निगरानी नहीं है। रक्षा बजट पर नागरिक संस्थाओं की निगरानी नहीं, और सैन्य खर्च कहां-कहां खर्च होगा इसकी जानकारी भी नहीं। और पाकिस्तान के सरकारी कर्ज की जानकारी सामने आई है, और ये भी कहा गया है पाकिस्तान कितना रक्षा बजट है ये भी समझ लीजिए। पाकिस्तान का 2026-27 के लिए रक्षा बजट 3 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपया है। ये रकम पाकिस्तान के कुल संघीय बजट का लगभग 16% है। कुल बजट का 16%। पिछले साल की तुलना में करीब ये 17.6% बढ़ा है। यानी कि ये बजट बढ़ाया ही जा रहा है, जिसको लेकर यूएस ने भी सवाल किए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। वर्ल्ड बैंक ने खोली है पाकिस्तान पोल। बलूचिस्तान के लिए जारी पैसे का दुरुपयोग किया गया। बाढ़ राहत का पैसा दूसरे कामों में इस्तेमाल किया गया। बाढ़ पीड़ितों का घर बनाने के लिए फंड जारी किया गया था। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ये पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कैसे पोल खुली है ये भी हम आपको बता रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की पोल खोली। जो पैसा बलूचिस्तान के लिए दिया गया था, बाढ़ राहत का पैसा दूसरे कामों में लगा दिया गया।
और बलूचिस्तान में बाढ़ राहत का पैसा चुराया गया, ये सवाल है। खबर क्या है ये देखिए। वर्ल्ड बैंक से $213 मिलियन की IFRAP योजना मंजूर हुई और 2022 बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए मदद और पुनर्निर्माण परियोजना का लक्ष्य सिर्फ राहत नहीं, बिल्ड बैक बेटर था। बलूचिस्तान में ज्यादा सुरक्षित पुनर्निर्माण करने का मकसद था। पाक सरकार ने कहां इस्तेमाल किया इस पैसे का? सिर्फ 62,966 पीड़ित परिवारों को मदद दी गई। 1,19,000 परिवारों की पहचान ही नहीं हो सकी। हाउसिंग के लिए आवंटित पैसा दूसरे कामों में लगाया गया। वर्ल्ड बैंक का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगा दिया गया। वर्ल्ड बैंक की चेतावनी क्या है? हाउसिंग का फंड डाइवर्ट करने से गरीबी बढ़ेगी, प्रभावित परिवारों में आपदा का खतरा बढ़ेगा, पात्र लोगों को बाहर करने से तनाव बढ़ेगा। पारदर्शी व्यवस्था बनाए, वर्ल्ड बैंक को बढ़ाइए, सीधे तौर पर कहा गया। सिवाय सर, मतलब जो सहायता के लिए भी फंड आए उसमें भी सेना अपना सिर घुसा लेती है, वही डिसाइड करती है। और जो सवाल मैंने इरशाद साहब से पूछा कि इतनी वहां की सेना कैसे कैपेबल हो जाती है कि जब चाहे वहां की पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है, चेंज करती है, पॉलिटिकल मसलों को वो हल करती है। देखो रवि, सच्चाई है हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर असली पावर जो है इस्लामाबाद से नहीं बल्कि जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से होती है। देखो कौन सी ऐसी फौज है जो कि एक प्रकार से पूरी बिजनेस के भी इन्वॉल्व है। फौजी फाउंडेशन का जो बजट है करीब $100 बिलियन है। वहाँ पर सीमेंट से लेके आपके कोलगेट तक फौज बनाती है, रियल एस्टेट से लेके बैंक चलाती है। तो ये सच्चाई है कि ये कोई नई बात नहीं है। जो पैसा इनको वर्ल्ड बैंक और IMF से मिला उस पैसे का ये गलत इस्तेमाल करते हैं और झूठी रिपोर्ट बढ़ाते हैं। बलूचिस्तान के लिए जो पैसा मिला था, जो कि एक प्रकार जो पीड़ित थे फ्लड में, वो पैसा वहाँ यूज नहीं हुआ बल्कि कहीं दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हुआ। सच्चाई यह है पाकिस्तान ने कि जो आज की तारीख में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद बढ़ना, फ्रीडम स्ट्रगल चलना जो कि हो रही है बलूचिस्तान में और POJ में, ऐसा लगता है पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जा रहा है। अगर पाकिस्तान सिविल वार होता है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने लाजमी हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब अकेला रह जाएगा और POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा लगातार विरोध की आग उठ रही है। गृह युद्ध के हालात पाकिस्तान में बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन शायद इरशाद जी को ये दिखाई नहीं देता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 2025 लाल किला ब्लास्ट केस में बड़ा पर्दाफाश। UN की रिपोर्ट से पर्दाफाश हुआ है। अलकायदा ने दिल्ली में कराए थे धमाके। UN की रिपोर्ट में ये पर्दाफाश। भारतीय उप महाद्वीप में अलकायदा आतंकी नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश में आतंकी नेटवर्क बना रहा है अलकायदा। ये बड़ी खबर है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, ये तो बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी बात यह है कि अलकायदा ने दिल्ली में ना सिर्फ धमाके कराए थे बल्कि इसका बड़ा मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है और इस नेटवर्क पर काम भी हो रहा है बांग्लादेश में। जी बिल्कुल, देखिए UN की एक समिति ने बाकायदा जांच की इसकी और उसमें साफ तौर पर निकलकर सामने आया कि किस तरीके से AQIS जो कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वो किस तरीके से आतंकी संगठन अपनी जड़ों को मजबूत कर चुका है। दरअसल पहले पूरे तरीके से बिखरा हुआ संगठन था, लेकिन अब बेहद छोटे छोटे सेल में या फिर कहें कि बेहद छोटे छोटे समूह के अंदर, ग्रुप के अंदर या फिर के अंदर ये काम कर रहा है। इंडिया में बांग्लादेश के जरिए लगातार मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। इसके जितने भी नेता है काबुल के अंदर मौजूद है जो वहां से बैठकर इनको ऑपरेट कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अलग अलग इस पूरे आतंकी नेटवर्क ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली है देश के अंदर, कई राज्यों के अंदर। और जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था उसमें भी इनकी अहम भूमिका सामने आई है, जिसमें पता चला कि लॉजिस्टिक जो था वो AQIS की तरफ से ही प्रोवाइड किया गया था इस ब्लास्ट के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी। जीशान सिद्दीकी को पोर्टुगल से वॉइस मैसेज पर धमकी दी गई। गैंगस्टर जीशान अख्तर ने जान से मारने की धमकी दी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में फरार है गैंगस्टर और अब उनके बेटे को एक बार फिर से धमकी दी गई है और इससे पहले भी कई बार धमकी भरे मैसेजेस आ चुके हैं।